ओवरऑल आप इस बजट को कैसे देखते हैं? क्वांटम वाइज देखें तो कोई मतलब बड़ा रिलीफ नहीं है, बट सिर्फ एक हद तक मैं इसकी पॉजिटिविटी ये देख सकता हूँ कि कम से कम रियलाइजेशन है। आप क्या समझते हैं, मतलब कि ये सिस्टम इनका ऐसा है कि ये रिकवर नहीं कर सके, या मतलब इनका टारगेट इन्होंने कोई ऐसा सेट किया हुआ था कि जो मीट नहीं कर सके? आप क्या समझते हैं ओवरऑल ये शॉर्टफॉल की वजह क्या है? मतलब ये जो आज भी मैं फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच सुन रहा था, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी चेयरमैन के साथ, उसमें उन्होंने कहा कि जी हमने जो है ना वो इन्फोर्समेंट करके दिखाई है और इसी वजह से हमारी क्रेडिबिलिटी इन द आइज ऑफ द लेंडर्स बढ़ी। ये बड़ी वाज़ेह बात है कि इन्होंने आईएमएफ को यकीन दहानी कराई कि हम जो है कोर्टों से रिकवरी करके दिखाएंगे आपको। जिसकी डिजिटल प्रेजेंस पाकिस्तान के अंदर है, उससे उसके ऊपर इन्होंने टैक्स लगाने के लिए ये प्रपोजल यहाँ पे दी है। या तो उसकी फिजिकल प्रेजेंस होनी चाहिए या उसकी यहाँ पे पीई होनी चाहिए। इन्होंने कुछ नहीं करना। आप जिसके ऊपर इन्होंने जिम्मेदारी लगाई है उसके ऊपर ये पुलिसमैन बन के बैठेंगे। जब ग्लोबली ये हुआ कि जब पी की डेफिनेशन सिटी में अमेंड होंगी और सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस को पी के कॉन्सेप्ट में लेके आया जाएगा, मगर वो जब कंसेंसस नहीं हुआ तो फिर सारे कंट्रीज़ ने फिर जो है ये इस तरफ गए कि हम आउटसाइड द टैक्स लॉ कोई ऐसी लेवी लगा दें जो डिजिटल कंपनीज़ हैं उनसे हम उनकी इकोनॉमिक प्रेजेंस की बेस पे हम उससे टैक्स ले सकें। लेट्स सपोज आज की डेट में ये इंटैक्ट हो गया, तो मैकेनिज्म क्या होना चाहिए मतलब इन चीज़ों को कैटर करने का? आज भी मैं चेयरमैन साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, वो जूते की एग्जांपल दे रहे थे कि मैं जूता लेने जाता हूँ जी 18% टैक्स लगता है, ऑनलाइन से खरीदता हूँ तो कुछ नहीं लगता। तो आप ही देखेंगे, आपने तो खुद उसको रास्ता दिया है। मैं अनिश्चित से काम करूँ, उसकी मैं 100% विद होल्डिंग भी करूँ, उसकी ऑब्लिगेशन भी मैं अपने ऊपर लूँ, सारी उसकी मैं रिपोर्टिंग भी मैं करूँ। अब उसके बाद मेरा एक्सपेंस भी वो कहते हैं कि अगर सेक्शन 21 के अंदर आपने एक ऐसे बंदे से काम किया जिसके पास एनटीएन नहीं है। तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि अगर विद होल्डिंग उस एक्सपेंस पे अगर हो गई, या तो फिर आप मुझे खर्चा डिसअलाउ करें या फिर मेरा विद होल्डिंग मुझे माफ़ कर दें। तो मतलब दोनों चीज़ें तो नहीं हो सकती कि ये जो है इस पर विद होल्डिंग भी हो रही है बट एट द सेम टाइम मेरा खर्चा भी डिसअलाउ हो रहा है। अब जो आज की डेट में मेरे कमीशन अपील वाली अपील्स जो डायरेक्ट हाई कोर्ट में गई हुई है, वहाँ तो फैक्चुअल कंट्रोवर्सी है, वहाँ तो मिस क्वेश्चन ऑफ लॉ है। तो आज के बाद तो कोर्ट, इस फाइनेंस एक्ट के बाद कोर्ट तो अब मिस क्वेश्चन ऑफ लॉ को नहीं सुनेगा। डेफिनेटली इसका जवाब जो है वो फाइनेंस बिल के अंदर प्रोविजन में तो कहीं नहीं डाला जा सकता ना। तो मगर ये कि ये कोर्ट्स ने डिसाइड करना है। डेफिनेटली इस पे कोई शायद फाइनेंस बिल में शायद निकाले से कोशिश, जब उनका दिल करेगा वो निकालेंगे, उसके असेसमेंट कर लेंगे। अब ये वाला जो लॉ है अप्रूव तो हो जाएगा, जब अप्रूव होगा और जब इम्प्लीमेंटेशन में जाएगा तो हम भी यहीं बैठे, आप भी यहीं बैठे, देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट पॉइंट में मैं हूँ हैदर इमाम। नेशनल असेंबली के अंदर बजट 2025 और 26 प्रेजेंट कर दिया गया है। जिस तरह से बिजनेस क्लास, सैलरीड क्लास और जनरल आवाम एक्सपेक्ट करती है कि बजट आएगा तो उनके लिए कोई ना कोई रिलीफ दिया जाएगा, टैक्स में कुछ बेनिफिट दिए जाएंगे, टैक्स में उनको कुछ छूट दी जाएगी, तो उस उम्मीद से वो बजट का इंतज़ार करते हैं। बस दूसरी साइड की अगर बात करें तो गवर्नमेंट के पास एक पहाड़ जैसा टारगेट होता है, गवर्नमेंट के पास आईएमएफ का प्रेशर होता है, बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट को टैक्स इम्पोज करना होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए हमने इस बजट में हमने देखा कि कुछ सैलरीड क्लास को कुछ रिलीफ दिया, बट बहुत सारी जगह पे हमने देखा कि टैक्स रेट बढ़ाए गए। बहुत सारी हमने जगह देखा नए सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया, नॉन फाइलर के लिए बहुत पाबंदियाँ इस बजट के अंदर लगाई हैं। वो हम आज बात करेंगे। हमारे पॉडकास्ट के अंदर आज आसिफ हारून साहब मौजूद हैं और अदनान मुफ्ती साहब मौजूद हैं। इन दोनों गेस्ट को आज हमने इस बजट में जो टैक्स लॉ में जो प्रपोज़ल दिए हैं नेशनल असेंबली ने, वो हम टैक्स में इनकम टैक्स और सेल टैक्स के अंदर जो प्रपोज़ल अमेंडमेंट हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ हारून साहब और अदनान मुफ्ती साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आने का। अपने बड़े मसरूफ़ वक्त में से आपने दिया टाइम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आसिफ साहब, थोड़ा शुरू आपसे करते हैं। कल जो फाइनेंस बिल जो हमने देखा, जो ये पिछले प्रपोजल्स जब से शुरू हुए और उसके बाद से लेकर जो सिलसिला शुरू हुआ कि वो सैलरीड का टैक्स कम कर देंगे, वो सीवीटी को कम कर देंगे, और इस तरह के मुख्तलिफ पिछले 2-3 दिनों से हमारे पास न्यूज़ आई थी कि सीवीटी को ख़त्म कर देंगे। बट जब प्रपोज़ल आया फाइनेंस बिल को हमने देखा तो बहुत छोटे छोटे रिलीफ सैलरी पर्सन को दे दिया उन्होंने, सुपर टैक्स में बहुत नॉमिनल सा एक को दे दिया, लेकिन उसके अगेंस्ट में हम देखते हैं तो विद होल्डिंग के रेट्स देखते हैं, नए सेक्शन देखते हैं, एग्जम्पशन देखते हैं, उनको विड्रॉ कर लिया। तो मैं शुरुआत थोड़ी करता हूँ, फिर आगे सवाल हम आएंगे टेक्निकल चीज़ों पे।
ओवरऑल आप इस बजट को कैसे देखते हैं? मतलब जो गवर्नमेंट एक परसेप्शन दे रही है कि हमने कोई बहुत बड़ा रिलीफ दे दिया है बिजनेसमैन को या टैक्स पेयर को, क्या ऐसा है या वाकई में जो हम समझ रहे हैं ऐसा ही है? नहीं, देखिए, मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट ने ये क्लेम एटलीस्ट नहीं किया है कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा रिलीफ दिया है। आई थिंक कुछ डायरेक्शनल अप्रोच नज़र ये आ रही है कि चलें, दे हैव रियलाइज दैट कि इनके पिछले साल जो उन्होंने टैक्स रेट्स हाई किए थे एटलीस्ट फॉर द इंडिविजुअल्स, तो टू एन एक्सटेंड, टू अ वेरी एक्सटेंड रियलाइजेशन ज़रूर है, और उस रियलाइजेशन को कर देखते हुए एक करेक्टिव मेजर स्टार्ट ज़रूर किया। ऑब्वियसली क्वांटम वाइज देखें तो कोई मतलब बड़ा रिलीफ नहीं है, बट सिर्फ एक हद तक मैं इसकी पॉजिटिविटी ये देख सकता हूँ कि कम से कम रियलाइजेशन है, और देयर इज़ अ मूव टूवर्ड्स डायरेक्शन दैट के यस, ये एक वो तबका है जिसमें ज़्यादा टैक्स का बर्डन था, और इक्विटेबल बर्डन जो है वो दूसरे सेक्टर्स पे शेयर होना चाहिए। अब जो कल नंबर्स इन्होंने दिए हैं, तो एटलीस्ट जो कह रहे हैं कि सैलरी के ऊपर भी जो रिलीफ दिया उसका कोई 70 अरब रुपए का कोई टैक्स इम्पैक्ट है उनका। अब ये बड़े अफसोस की बात है कि लास्ट ईयर से जब इन्होंने लास्ट ईयर इंक्रीज़ किया था, उससे पिछले साल थे 24 वर्सेस 25, तो वो आप देखें तो वो 60% गवर्नमेंट की टैक्स कलेक्शन सैलरीड क्लास से इंक्रीज़ हुई है। 60% का मतलब है कि वो कोई 200-300 अरब रुपए इन्होंने ज़्यादा टैक्स कलेक्ट किए हैं। अब 200-300 ज़्यादा कलेक्ट करके आप सिर्फ 70 अरब रुपए वापस कर रहे हैं हमें। तो बात सारी ये है कि मोटी बात यह है कि यस, थोड़ी बहुत रिलीफ ज़रूर है, नॉट अप टू द लेवल जो एक्सपेक्टेशन थी, बट इसमें ये चीज़ हमें देखने की ज़रूरत है कि एटलीस्ट रियलाइजेशन हुई है। बिल्कुल, इसी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के हवाले से अगर मैं अन्ना साहब से बात करूं कि हमने पिछले बजट में देखा कि टैक्स रेट्स बहुत ऊपर किए, सेल टैक्स में देखा एग्जम्पशन को ख़त्म कर दी, मतलब दूध तक नहीं छोड़ा उन्होंने, उसके ऊपर भी सेल टैक्स लगा दिया। इस पूरे साल में देखें तो कोर्ट्स ने स्टे विड्रॉ किए, बीच में देखा जो ऑर्डिनेंस आया उसके बाद क्या हुआ, रिकवरी मेजर्स किस तरह से उन्होंने लिए। इतनी सारी हार्श चीज़ों के बाद भी जहाँ वो टैक्स भी बढ़ा रहे हैं, जहाँ उन्होंने ख़ास तौर पे सेल टैक्स में फ्रॉड की डेफिनेशन को इतना बड़ा कर दिया कि वो एक इनपुट कोई किसी को डिसअलाउ करने के लिए वो पूरा सस्पेंशन कर देते, वहाँ से उनको रिकवरी जो कि एक्सपेक्टेड है कि हुई होगी कुछ ना कुछ वहाँ से भी। तो इतने सारे मेजर्स लेने के बाद भी हम देखते हैं कि 11 महीने का जो शॉर्टफॉल है 1.5 ट्रिलियन कोई रिपोर्ट हुआ है। तो आप क्या समझते हैं, मतलब कि ये सिस्टम इनका ऐसा है कि ये रिकवर नहीं कर सके, या मतलब इनका टारगेट इन्होंने कोई ऐसा सेट किया हुआ था कि जो मीट नहीं कर सके? आप क्या समझते हैं ओवरऑल ये शॉर्टफॉल की वजह क्या है? मतलब देखिए, मेरी नज़र में सच पूछें तो इसमें नीयत का फुकदान है। मैं क्यों कहता हूँ ऐसा? उसकी वजह ये है कि आपके पास सारा डेटा मौजूद है। आज जो आप मेजर्स लाए हैं, या जो आप पिछले सालों मेजर्स लाए हैं, ये जो जिस तरीके से पुलिस स्टेट की तरीके से आपने चीज़ें कर दी हैं और अनलिमिटेड पावर्स दे दी हैं, इसके बगैर भी तो आपके पास सारा डेटा मौजूद है। आप ये ज़रा बताइए कि ये जो आज भी मैं फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच सुन रहा था, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी चेयरमैन के साथ, उसमें उन्होंने कहा कि जी हमने जो है ना वो इन्फोर्समेंट करके दिखाई है, और इसी वजह से हमारी क्रेडिबिलिटी इन द आइज ऑफ द लेंडर्स बढ़ी है। अच्छा, जी, उन्होंने आज ये कहा। ये बड़ी वाज़ेह बात है कि इन्होंने आईएमएफ को यकीन दहानी कराई कि हम जो है कोर्टों से रिकवरी करके दिखाएंगे आपको, और वो उनकी और वो उन्होंने की। भी। ठीक है ना? तो अब आप देखें, अगर इस तरीके से अगर चलाना है, तो फिर आप किस ग्रोथ की बात करते हैं? मतलब देखें ना, आपकी इस वक्त जो पोजीशन है वो ये है कि आप रेमिटेंसेस पे बेस कर रहे हैं। एक्सपोर्टर के लिए आपको क्या इंसेंटिव? आपको आपका मुल्क जो है वो तो एक्सपोर्टर चलाएगा ना, जो आपके फॉरेन एक्सचेंज के हालात हैं, और जो तो अब उस सूरत में आप अगर के कोई रिलीफ किसी तरह का भी ग्रोथ ओरिएंटेड स्ट्रक्चरल चेंजेस पर, आप जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स की बात कर रहा हूं, अगर आप नहीं करेंगे तो बताएं फिर फ्लाइट ऑफ कैपिटल नहीं हो तो और क्या होगा? तो मतलब आपने एग्जांपल दी, आप ये देखिए कि कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन का सेक्शन मौजूद है, उसकी पेनल्टी मौजूद है। आप उसके एम्बिट में रहकर काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि आपको ये जरूरत पड़ रही है कि अब आप अफसर को ही कहेंगे कि जी वो पुलिस का
पुलिस ऑफिसर का भी का इख्तियार इस्तेमाल कर सकता है, और अब ये बेल्स का चक्कर शुरू हो गया है। मतलब जबकि आपके पास आपने इस हद तक उसको मिसयूज किया है इस सप्लाई चेन को, कि अगर के 10 जगह से गुड्स होती हुई 11वें आदमी तक पहुंचती है और 11वें आदमी को ये पकड़ लेते हैं, तो ये कहते हैं जी पिछले 10 का आप हिसाब दे दीजिए। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा डिस्टॉर्शन है। जो पिछले बजट में जो उन्होंने फ्रॉड की डेफिनेशन को बड़ा किया, इससे तो लगता है कि उन्होंने ऑडिट और असेसमेंट को ख़त्म कर दिया। उन्होंने पूरे साल क्या किया एक्चुअली, अगर पूरे साल एक्चुअली उन्होंने ये किया है कि रिटर्न से निकाल के इनपुट और सस्पेंशन किए, और जब सस्पेंशन आप कर देंगे तो फिर मजबूरन टैक्स पेयर को वो अमाउंट टेम्परेरी जमा करवानी ही होती है, अदरवाइज़ वो सस्पेंशन रीस्टोर नहीं होती है। आप अपील में चले हैं तो वो पता है सस्पेंशन का मामला फिर किस तरह से वो कोर्ट में और वो टाइम टेकिंग है, तो पूरा बिजनेस रुक जाता है। तो आपको नहीं लगता मतलब उस फ्रॉड की डेफिनेशन को बढ़ा के इन्होंने उस ऑडिट असेसमेंट का पैरेलल को वो लाके मतलब वो कर दिया, खड़ा कर दिया? इसके आगे बताऊंगा आपको। इसके आगे ये हुआ है कि जब इन्होंने ये एनेक्शर जे और H1 शुरू किया है, तो ये 2-3 महीने हुए हैं, उस दौरान इन्होंने सिर्फ स्टॉक की फिगर्स पे हाथ रखा है कि किसके पास कितना स्टॉक है, और उसके पास पहुंच गए हैं कि 38 की पावर्स यूज करेंगे हम, आप स्टॉक टेकिंग करा दीजिए। अब जो पैन पाकिस्तान काम कर रहा है वो एक रातों रात कैसे स्टॉक टेकिंग करा देगा, और वरना इतनी डिमांड है। तो बेसिकली आप समझ लीजिए कि ये तो एक मतलब ये एक जिसको कहते हैं ये टैक्स नहीं है, कम से कम टैक्स कलेक्शन नहीं है, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, बट दिस इज नॉट द वे थिंग्स हाउ थिंग्स आर बीइंग हैंडल्ड। तो ये अब इस तरह से, तो उसके बावजूद यानी कि जो जिसको रिकवरी कह रहे हैं और कलेक्शन कह रहे हैं, इसमें कितना अक्रूवल है, कितना एडवांस है, कितना रिफंड है, अगर आप इसकी डबल एंट्री करें तो आपको पता लग जाएगा वेयर डू यू स्टैंड। क्योंकि हमने तो ये देखा पिछले 1.5 महीने के अंदर कि 2026 के क्या 2027 के एडवांस चेक लिए इन्होंने। 2027 के एडवांस चेक लेने के बाद भी वो कहते हैं 1.5 ट्रिलियन का शॉर्टफॉल है। तो इसका मतलब है कि ये पूरी तरीके से सिस्टम ही इनका फेल हो गया। फेल हो गया, और ब्रॉडनिंग कोई नहीं। आप ये बताइए कि इसमें ये बताएं कि कितने नए टैक्स पेयर्स आपने ऐड किए, ये तो कोई बताते नहीं। बिल्कुल, थोड़ा सा बात करूँ, ये एक नया एक्ट हमने देखा फाइनेंस बिल के अंदर आया, डिजिटल प्रेजेंस प्रोसीड एक्ट 2025 के नाम से एक इन्होंने नई पूरी स्कीम बताई नॉन रेजिडेंट के हवाले से, कि जिसकी डिजिटल प्रेजेंस पाकिस्तान के अंदर है उससे उसके ऊपर इन्होंने टैक्स लगाने के लिए ये प्रपोजल यहाँ पे दी है। ऐसे हम पहले देखते हुए आ रहे हैं कि नॉन रेजिडेंट के ऊपर 2-3 सूरत हाल के ऊपर टैक्स लगता है, या तो उसकी फिजिकल प्रेजेंस होनी चाहिए या उसकी यहाँ पे PE होनी चाहिए। इंटरनेशनली मतलब यही हर जगह पे होता है। इन्होंने डिजिटल मतलब कि डिजिटल अगर किसी की प्रेजेंस यहाँ मौजूद है तो उससे टैक्स कलेक्शन की यहाँ पे बात की। तो आपको क्या लगता है कि जहाँ अभी ये उन बेसिक चीज़ों के अंदर फंसे हुए हैं, क्या ये इतना बड़ा रिफॉर्म यहाँ पे लेके आ पाएंगे? क्या इनकी इस तरह की कैपेसिटी मौजूद है कि इनको मतलब कोई सिस्टम तो होना चाहिए ना कि डिजिटली कोई काम कर रहा है यहाँ पे और उससे ये टैक्स की कलेक्शन कर लें? देखें, जिस तरह और प्रोविजंस के अंदर होता है, इसमें भी इन्होंने अपना काम जो है वो विदहोल्डिंग एजेंट पे छोड़ दिया है। तो अब इन्होंने कुछ नहीं करना, अब जिसके ऊपर इन्होंने जिम्मेदारी लगाई है उसके ऊपर ये पुलिसमैन बन के बैठेंगे, और जब पुलिसमैन बन के बैठेंगे अब उसको कोई आप क्या गाइडेंस देंगे, कैसे गाइडेंस देंगे कि वो जैसे चले डिजिटल प्रेजेंस में तो इन्होंने बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ज़िम्मेदार बनाया हुआ है, और वो ऑलरेडी आज भी बहुत सारी डिजिटल ट्रांजेक्शन्स पे प्रोवेंशनल का टैक्स काट रहे हैं। अब जो गुड्स इंपोर्ट हो रही हैं उसके ऊपर तो मुझे ये समझ नहीं आई कि गुड्स जो इंपोर्ट हो रही हैं उस पर तो आज ऑलरेडी टैक्स कलेक्ट हो रहा है ना इंपोर्ट स्टेज पे। अब ये कह रहे हैं कि ये वाला टैक्स देंगे और जो नॉर्मल इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स है वो उन गुड्स इंपोर्ट पे नहीं लगेगा। तो ये मुझे मंतक समझ में नहीं आई कि आज गुड्स की जो फिज़िकल गुड्स इंपोर्ट होती है, यानी कोई किताब है जो हार्ड कॉपी में इंपोर्ट हो रही है, ऑल्दो वो डिजिटली ऑर्डर्ड है, तो उस पर तो आज ऑलरेडी टैक्स है। हाँ, आप किताब एक इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटली आपके पास आ रही है या सॉफ्टवेयर आ रही है, तो टेक्निकली ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस है। अब इनको प्रॉब्लम यही आ रही थी कि ये वाला जो टैक्स था उस पर ऑलरेडी ऑल्दो फी फॉर ऑफशोर डिजिटल और इसके अंदर ऑलरेडी टैक्स कलेक्ट हो रहा था, बट अब इनको ये था कि बैंक्स या जो पेयर्स हैं, जो पेमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, वो शायद प्रॉपर्ली टैक्स नहीं काट रहे थे। दूसरा ये है कि वो जो उनके नज़दीक ये था कि जो उनकी डिजिटल प्रेजेंस है उससे जो पाकिस्तान से जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस की वैल्यू है उसके मुताबिक से ये टैक्स कलेक्ट नहीं हो रहा था। तो अब ये पिलर 2 में तो हम जब गए नहीं अभी तक, तो एज अ रिज़ल्ट अब 50 ममालिक में ये आज से 3-4 साल पहले लग चुका था। जब ग्लोबली ये हुआ कि जब PE की डेफिनेशन TT में अमेंड होंगी
और सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस को पी के कॉन्सेप्ट में लेके आया जाएगा, मगर वो जब कंसेंसस नहीं हुआ तो फिर सारे कंट्रीज़ ने फिर जो है ये इस तरफ गए कि हम आउटसाइड द टैक्स लॉ कोई ऐसी लेवी लगा दें जो डिजिटल कंपनीज़ हैं उनसे हम उनकी इकोनॉमिक प्रेजेंस की बेस पे हम उससे टैक्स ले सकें। तो अब कमिंग बैक टू द पाकिस्तान सिचुएशन, इसमें जो इम्प्लीमेंटेशन की जहाँ तक आपने बात की है, अब इसमें एक हद तक तो इम्प्लीमेंटेशन पॉसिबल है कि जो ऑफिशियल चैनल के थ्रू जो पेमेंट जारी होंगी वो विदहोल्डिंग एजेंट को वो कर लेंगे। अब इसके अंदर उन्होंने इवन यहाँ तक भी लिखा है कि अगर कोई फॉरेन वेंडर किसी बाहर वाले बंदे को इंगेज करता है फॉर एडवर्टीजमेंट इन पाकिस्तान, तो उसको भी बोला है कि तुम भी उसकी जो है ना वो विदहोल्डिंग करोगे। अब वो दोनों लोग पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं और FBI हाथ पे हाथ रख के कह रहा है कि यार वो आपस में विदहोल्डिंग कर लें। इसमें तो एक और बात आती है कि जब कोई नॉन रेजिडेंट जब पाकिस्तान में कोई टैक्स चार्जेबल होता है तो उसको तो वहाँ पे 181 की अपनी रजिस्ट्रेशन भी करवानी पड़ती है। अब जिसका कोई पाकिस्तान से ताल्लुक ही नहीं है, दो कंट्री आपस में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो क्या अब उनको आके यहाँ पे अपना एंट्री लेना होगा यहाँ पे? नहीं, अब इनके डिजिटल टैक्स के अंदर जो फॉरेन वाला बंदा है ना, जो आपका डिजिटली गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा है या सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहा है, उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं रखी है। उसको उन्होंने कहा है कि तुम रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट उसकी रखिए, और लाइकवाइज जो विदहोल्डिंग एजेंट है उसके ऊपर विदहोल्डिंग की जिम्मेदारी और रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट रखिए। अब जो चैलेंज आएगा वो ये आएगा कि मुझे ये जो फिजिकली गुड्स इंपोर्ट हो रही हैं उस पर तो आज भी टैक्स कलेक्ट हो रहा है, और आई थिंक FBR तो 18+ MVAT और इनकम टैक्स भी कलेक्ट कर रहा है। तो अब अगर उन्होंने कहा कि वो टैक्स कलेक्ट नहीं होगा और ये वाला 5% टैक्स कलेक्ट होगा, तो मुझे तो शायद आई थिंक रेवेन्यू लॉस के अंदर कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं कि ये किस कॉन्सेप्ट से इन्होंने इसको एटलीस्ट गुड्स के अंदर लेके आए। या सर्विसेज में इनके लिए डायलेमा ये था कि सर्विसेज में इनसे शायद फी फॉर ऑफशोर डिजिटल का टैक्स कलेक्ट प्रॉपर हो नहीं रहा था। दूसरा ये कि जिसकी जो सेल्स टैक्स साइट थी वो प्रोविंसेस के पास थी। तो अब ये इनके लिए डायलेमा ये है कि अगर इस लेवी को ये टैक्स कहते हैं तो टैक्स जो है ये TT में चला जाएगा, और TT में जाने के बाद ये फिर अगेन वही बैक टू द स्क्वायर वन आ जाएगी। अगर ये अब ये है ना कि TT में इनकम टैक्स या सिमिलर नेचर के टैक्सेस कवर्ड हैं। अब इसको टैक्स का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया, हेडलाइन इसकी टैक्स की है, मगर इसके कुछ मुख्तलिफ जगहों पे इसको लेवी के तौर पे भी इन्होंने इस्तेमाल किया है। अब दे आर देमसेल्फ कन्फ्यूज्ड कि इसको कहना क्या है। अब अगर इसको टैक्स नहीं कहते तो फिर एक मनी बिल का इशू अराइज हो जाता है कि ये टैक्स नहीं है तो फिर मनी बिल के थ्रू कैसे आ रहा है, और ये इसको किसी तरीके से सेल्स टैक्स की नज़र कहने की बात करेंगे तो वो फिर प्रोविंसेस का राइट शुरू हो जाता है, और इसको कहते हैं कि ये टैक्स है तो फिर TT में मामला फंस जाता है। तो वो खुद बेचारे कंफ्यूज हैं कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। अब एट द एंड ऑफ द डे एक्चुअली तो विदहोल्डिंग एजेंट परेशान होगा सारी सिचुएशन में। उसने सारे सिस्टम्स बनाने कि कैसे उसने उन सारी पेमेंट्स के फ्लो में से इसको एक्सट्रैक्ट करना है कि ये डिजिटली ऑर्डर्ड गुड्स हैं या सर्विसेज हैं और इस नेचर की हैं, उसकी सामने वाले की सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है या सफिशिएंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है। तो अब ये सारा जिस तरह इसका जो पैरेलल लोकल वाली जो डिजिटल ऑर्डर्ड गुड्स और सर्विसेज हैं जिसकी लोकल इनकम टैक्स लॉ और सर्विसेज में भी लेके आए, अब वो जो कोरियर वाले हैं या कैश ऑन डिलीवरी वाले लोग हैं उन सबको उन्होंने कहा है कि आप विदहोल्डिंग एजेंट हैं। और अब वो कैसे बेचारा उसको चेक करेगा कि यार ये गुड्स हैं, गुड्स टैक्सेबल हैं नहीं है, रिटेल प्राइस वाली हैं क्या है। मतलब मोटी मोटी बात यह है कि जो FBR की यूजुअल अप्रोच है वो ये है कि आप जिम्मेदारी डाल दें दूसरे लोगों पे और उस पे अपने पास पावर रख लें हरासमेंट की, और ज़रा सी किसी की दो आने की गलती हो या कुछ हो तो उसके ऊपर आप उसको उठा लें, बंद कर दें, हरासमेंट करें और लॉ को कंफ्यूज्ड और कॉम्प्लिकेटेड बनाएं ताकि टैक्स पेयर्स की जो है वो गलती हो या उसके अंदर मतलब मुश्किल करनी है, ज़िंदगी को आसान करने वाला कोई। इस केस में तो विदहोल्डिंग एजेंट भी बैंक है वो जो आपको वैसे ही इतना ज़्यादा पूरा टैक्स दे रहा है, अपने आधे से ज़्यादा प्रॉफिट तो FBR को ही दे रहा है। ये सारी की सारी जो है वो परेशानी बेसिकली उसी की है। तो मैं इसी से अब ये तो एक इंटरनेशनल वाली चीज़ है ट्रांजेक्शन नहीं, ये लोकल भी ई-कॉमर्स में सर जिस तरह से आया ये लोकल ई-कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म की बात की जहाँ पे 2% की विदहोल्डिंग की जिम्मेदारी लगाई उनके ऊपर, बैंक्स के ऊपर जो पेमेंट गेटवेज होते हैं। अब देखें 4 पिलर हो गए हमारे पास, बायर, सेलर, ई-कॉमर्स का प्लेटफॉर्म और चौथा वो हो गया कि जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को सपोर्ट कर रहा है पेमेंट के मैकेनिज़्म के अंदर। तो अब ये 4 लोग हो गए यहाँ पे
जहाँ पे विदहोल्डिंग एजेंट की जिम्मेदारी किस पे लगाई है, ई कॉम उसके ऊपर पेमेंट गेटवे या बैंक अगर उसमें है या क्रेडिट कार्ड उसमें मौजूद है। तो अब आप इसको कैसे समझते हैं कि ये तो बायर और सेलर का मसला, इनपुट आउटपुट का ही मसला आज तक हल नहीं हुआ, तो ये तीसरा और चौथे को ये कैसे हो, मतलब कोई ऐसा वे है या आप सोचते हैं कि हम प्रोफेशनल मतलब अगर जाने तो क्या होना चाहिए ऐसा मैकेनिज्म कि इसको कैटर किया जाए? लेट्स सपोज आज की डेट में ये इंटैक्ट हो गया, तो मैकेनिज्म क्या होना चाहिए मतलब इन चीज़ों को कैटर करने का? देखें, इसके अंदर दो बातें। पहली बात तो ये है कि ये मेरी नज़र में ये जो मैकेनिज्म लाए हैं ये है ही गलत। आपने क्या किया है, आपने सिर्फ रेवेन्यू को जहन में रखा है, ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस को आपने पसे पुश डाल दिया है। ये वही चीज़ है जैसे फर्दर टैक्स है कि जी आप रजिस्ट्रेशन ना ले लीजिए, आप 4% मजीद भुगत लीजिए। लोग तैयार हैं, आप भी खुश हैं, लोग भी खुश हैं, ब्रॉडनिंग नहीं हो रही। आपको 2% लाना ही नहीं चाहिए था, आप इसको इनपुट आउटपुट पर डाल देते। अब आज क्या होगा मैं बताऊँ आपको, होगा ये, इसमें बहुत सारे सवाल आते हैं, मगर मैं आपको सिंपल बात बताता हूँ, लोग अनरजिस्टर्ड से खरीदेंगे सही, और ऑनलाइन सप्लाई कर देंगे 2% की। तो आप आज भी, मैं चेयरमैन साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, वो जूते की एग्जांपल दे रहे थे कि मैं जूता लेने जाता हूँ जी 18% टैक्स लगता है, ऑनलाइन से खरीदता हूँ तो कुछ नहीं लगता। तो आप ही देखेंगे, आपने तो खुद उसको रास्ता दिया है, आप इसको 18% की रिजीम में क्यों नहीं लेके आए? नंबर 1। दूसरी बात ये मैं आज पढ़ रहा था कि पाकिस्तान बैंक एसोसिएशन ने भी बहुत शदीद इस पर रद्द-ए-अमल का इज़हार किया। उन्होंने कहा जी हमें आपने जो है वो रातों रात आपने इसके विदहोल्डिंग एजेंट बना दिया है, ना इसके कोई रूल्स हैं, हमारी जिम्मेदारी कितनी होगी, हमारी लायबिलिटी कितनी होगी, नहीं होगी। फिर गुड्स बहुत सारी देखें ना, ये तो हमें और आपको रोज़ाना का मुशाहिदा है। आप मंगाते हैं ऑनलाइन, पैसे भी हो जाते हैं, बाद में आप जाके वो खोलते हैं, देखते हैं यार ये तो ख़राब है या ये वो चीज़ नहीं है, अब वापस हो रहा है। तो ये एक जिसको कहते हैं एक लंबी लिस्ट है इसके अंदर कि जिसमें सवालात की और इश्यूज़ की, रूल्स आप लाए नहीं। तो ये जुम्बिश कलम से जिस तरह से चीज़ें चलती हैं, ये कर देते हैं, बाद में फिर ये वो करेंगे। रेवेन्यू तो शायद इसमें कुछ आ जाएगा, आई रियली डाउट कि उसमें बहुत बड़ा कोई रेवेन्यू आएगा, क्योंकि इनके पास। लेकिन आप उस पर मैं बात कर रहा था, लेकिन आपने ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट बोली कि अगर मैं ऑनलाइन से 2% पे फिक्स पर खरीद की और मार्केट में बेचना शुरू कर दूँ तो फिर उसका तो कोई मैकेनिज्म नहीं होगा फिर। नहीं, ये भी है, और मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मैं अनरजिस्टर्ड से खरीदता हूँ, मैंने कोई चीज़ अनरजिस्टर्ड से ही खरीदी है, ठीक है ना, खास तौर पे अपीयरेंस में देख लें, गारमेंट्स में देख लें, यार्न वगैरह, ये सारा अनरजिस्टर्ड से आपने खरीदा, प्रोसेस किया और आपने बेच दिया, 2% पे आप फारिग हो गए। तो आप गवर्नमेंट को रेवेन्यू तो आ जाएगा, मगर वो जो ब्रॉडनिंग की बात थी, वो जो डॉक्यूमेंटेशन की बात थी, वो जो एक्सपेंशन ऑफ टैक्स नेट था, वो कहाँ गया? ये बिल्कुल वही शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं जिस तरह मैंने आपको बताया कि फर्दर टैक्स में हुआ है कि आज आप फर्दर टैक्स का डेटा तो इनके पास मौजूद है, मौजूद है डेटा, वो डेटा यूज करते हुए इन्होंने कितने लोगों को रजिस्टर किया? आप कंज्यूमर गुड्स में जाइए, आपको बताते हैं लोग कि आप कंट्री में जो प्रोडक्ट उनकी यहाँ निकलती है वो 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे में उसका काउंटरफीट तैयार हो जाता है और बगैर वो टैक्स के बिक रहा। तो मतलब इसमें कहते हैं बड़ा हाफ बेक्ड है ये सब कुछ। क्योंकि इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि बार बार ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे साल बताते रहे कि दुकानदार को, रिटेलर को, जो एक ऑफिशियल इन्होंने रिपोर्ट किया कि 37 लाख रिटेलर पूरे पाकिस्तान में जिनको हमको टैक्स नेट में लाना है, जिनको हमें फिक्स टैक्स लगाना है। लेट सपोज आज बिजली के बिल में उन पर हमने 5,000 रुपये लगा भी दिया पर मंथ, तो 37 लाख के हिसाब से अगर 5,000 पर मंथ लगा लें तो पूरे साल का 250-250 बिलिंग की अमाउंट बनी, जो कि कोई बहुत बड़ी अमाउंट ही नहीं। मतलब अगर लेट सपोज आज वो भी इतनी मेहनत के बाद, इतनी जंगों के बाद, इतनी हड़तालों के बाद उन रिटेलर पे 5,000 का फिक्स टैक्स लगा भी दें, जिस तरह से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं कि किसी तरह से ये 37 लाख आ रहे हैं, तो मैं तो सिर्फ ये कैलकुलेट कर रहा था एज अकाउंटेंट कि ये 37 लाख आ भी गए, आपने इनसे 5,000 ले भी लिया, तो 200-250 आपने मिलियन ले लिया, मतलब 200-250 बिलियन ले लिया। इससे ज़्यादा तो आपका तो शॉर्टफॉल इस साल 1.5 है, अभी जबकि जून का महीना भी आएगा, अगले साल के टारगेट आपका इससे ज़्यादा बड़ा है। तो मतलब इस मार्केट में जाने के बाद फ़ायदा क्या होगा अगर मतलब फिक्स टैक्स लगा भी देते हैं? मतलब लेकिन फिर मैं वही अर्ज करूँगा ना, वही जो बात मैंने पहले अर्ज की थी, नीयत का मसला, दे डोंट वांट टू डू इट। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप ज़रा एग्जाम ये लगा लीजिए, हिसाब लगा लीजिए कि ये जो पॉस के चक्कर में दुकानें सील हुई हैं, कराची की कितनी और कराची के बाहर की कितनी है, यानी पाकिस्तान भर की कितनी और कराची कितनी, ये तय कर लीजिए आप।
यहाँ मिठाई की दुकान भी बंद कर देते हैं, यहाँ आप कॉस्मेटिक की दुकान भी बंद कर देते हैं। थोड़ी देर भी ये केसेस भी आ गए, थोड़ी देर भी अगर के उसमें मसला आया है, कोई टेक्निकल ग्लिच भी आई है, तो आपने जो है वो उसको नोट कर लिया और वो कर लिया। कराची के बाहर कितना हो रहा है? तो वर्चुअली जो जो मेरे ख्याल में हम सब इस बात में मुत्तफिक हैं, जो दे रहा है, जहाँ दाव चल सकता है वहीं चल रहा है, और वही मुस्तकिल बर्डन पे बर्डन उठा रहा है। बट दिस कैन नॉट गो, मतलब ऑन, इस तरह हो नहीं सकता ये। बिल्कुल, आपकी बात से ही मैं इस एक अमेंडमेंट जो ये सेक्शन 21 के अंदर लेके आए डिसअलाउंस ऑफ एक्सपेंस की, मतलब आपके पास इतना बड़ा अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर मौजूद है, जहां मैं बात कर रहा हूँ आप कॉर्पोरेट सेक्टर की, उन एमएनसीज की बात कर रहा हूँ, उनके लिए मजबूरी है ना कि उन अनरजिस्टर्ड से उनको काम करना है। अब मतलब मैं अनरजिस्टर्ड से काम करूँ, उसकी मैं 100% विद होल्डिंग भी करूँ, उसकी ऑब्लिगेशन भी मैं अपने ऊपर लूँ, सारी उसकी मैं रिपोर्टिंग भी मैं करूँ। अब उसके बाद मेरा एक्सपेंस भी वो कहते हैं कि अगर सेक्शन 21 के अंदर आपने एक ऐसे बंदे से काम किया जो जिसके पास एनटीएन नहीं है, लेकिन अब मुझे काम करने तो थोड़ी हो सकते, अगर मुझे इस रूम के लिए एक एसी चाहिए तो मतलब चाहिए ना, अगर मार्केट में अनरजिस्टर्ड है तो उसका मैं बेयर करने को तैयार हूँ। तो मैं एक तो वो बेयर करूँ, उसके बाद फिर मैं ये भी बेयर करूँ कि मेरा एक्सपेंस भी आप वो कर देंगे, मतलब डिसअलाउंस कर देंगे। ऐसे ही उन्होंने डेप्रिसिएशन के अंदर भी किया कि सामने वाला बंदा अगर आपने परचेज़ किया तो उसका डेप्रिसिएशन भी वो कर देंगे डिसअलाउ। मतलब इसका मतलब तो ये कि सारा का सारा जोर वो एक ही जगह पे आ गया ना। मतलब नहीं, बात वही है कि मतलब इन सारे जो प्रोविजंस हैं या जो जो इनका है माइंडसेट है, वो एक्चुअली रिफ्लेक्ट यही करता है कि आपने अपना जो बर्डन है या जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना, वो आपने दूसरों पे डाल दी। ऑल दीज मेजर्स रिफ्लेक्ट द फेलियर ऑफ द स्टेट टू कैप्चर दोज हु आर नॉट रजिस्टर्ड। अब आपने ये वाली प्रोविज़न की बात करी, फिर इसके अलावा वो कैश सेल्स वाली भी इसी तरह से है। वो चलो एक अच्छी चीज़ है कि कैश सेल्स है। अब बात यह है कि अब इसका दो चीज़ें होंगी ना, या तो चीज़ें कैश में नहीं आएंगी, या फिर जो कैश वाली है वो किताब में वैसे भी नहीं दिखा रहा, आगे भी नहीं दिखाएगा। अब ये जो विदहोल्डिंग वाली बात है, सॉरी, जो आपका नॉन एनटीएल होल्डर से ट्रांजैक्शन वाली जो बात है, तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि अगर विदहोल्डिंग उस एक्सपेंस पे अगर हो गई, या तो फिर आप मुझे खर्चा डिसअलाउ करें या फिर मेरा विदहोल्डिंग मुझे माफ़ कर दें। तो मतलब दोनों चीज़ें तो नहीं हो सकती कि ये जो है इस पर विदहोल्डिंग भी हो रही है बट एट द सेम टाइम मेरा खर्चा भी डिसअलाउ हो रहा है। तो आई थिंक इसको हॉलिस्टिकली देखने की ज़रूरत है। ये वो मेजर्स हैं या जो हैं रिफ्लेक्शन है जो माइंडसेट या जो हमारी स्टेट के फेलियर को रिफ्लेक्ट कर रही है अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, अब अन्ना साहब, ये सवाल जो हमने एक अपील सिस्टम अभी देखा, हमने मई 2024 में वो लेके आए आसिफ साहब के साथ, उस पर बड़ी डिटेल में लास्ट पॉडकास्ट से बात हुई थी। अब मैं उस पर आपका भी व्यू जानना चाह रहा हूँ कि अब उनको एक साल के बाद ये ख्याल आया कि वापसी अब पूरा स्ट्रक्चर जो है ना वहीं पे लाके जहाँ एक साल पहले था। तो एक साल में उन्होंने अपना पूरा जोर लगा के चेक कर लिया कि ना कमीशन अपील से कुछ हुआ, ना उन्होंने ट्रिब्यूनल में जो केसेस बढ़ाए, ना उससे कोई हुए डिस्पोजल हुए। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि एक जगह वो लेके आना और फिर आज उसको ख़त्म कर देना, इनको क्या चैलेंज क्या आए होंगे कि जिसकी वजह से इन्होंने इसको वापसी विड्रॉ कर लिया? देखिए, मेरे ख्याल में विद इन इशूज़ हैं एफबीआर के, विद इन एफबीआर के बेइंतहा अफसरान जो और डिपार्टमेंट के लोग हैं वो इस बात से खुश नहीं थे। डेफिनेटली देखिए ना, आपने एक कमीशन अपील का एक ओहदा होता है, सेक्रेटेरिएट होता है, बहरहाल एक पावर्स होती हैं, आपका इतने ग्रेड 21 के लोग होते हैं, तो डेफिनेटली उनके लिए कोई ना कोई आपको वो चाहिए होते हैं ना, ओहदे चाहिए होते हैं, ऑफिसर्स चाहिए होते हैं। अच्छा, उसका बेनिफिशरी पहले भी एफबीआर का भी नहीं था। ये जो आया था इसका, यानी कि दिस वाज नॉट द रूट कॉज। उनका कहना ये था, जो अखबारों में आया कि जी आपके जो पैसे हैं, यानी बार बार ये बात हो रही थी कि जी को 4 ट्रिलियन जो है ना वो अपीलों में फंसे हुए हैं, इसलिए हम एक वो सिस्टम खत्म कर देते तो हो जाएगा। अब आप देखें कि डिसीजन में आसिफ विल कंफर्म, ट्रिब्यूनल से तो डिसीजन आते ही नहीं है, ठीक है ना, डिसीजन ही नहीं आते। तो वर्चुअली और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जजमेंट्स आए हाई कोर्ट के जिसमें उन्होंने रिप्रिमांड किया कि यार ये किस तरह के नीचे से डिसीजन आते हैं। तो आपने बेसिकली ट्रिब्यूनल के मेंबर्स को असेसिंग ऑफिसर बना दिए, उसका फायदा तो किसी को नहीं हुआ ना, फायदा तो टैक्सपेयर को फायदा कोई नहीं हुआ, आपको फायदा नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल में आई थिंक सेल्फ प्रीवेल्ड और इन्होंने ये रिवर्स कर दी। अब जिस तरह से ये जब आया था उस वक्त इन्होंने एक कट ऑफ डेट बना के 15 जून थी आई थिंक शायद, कि जो थ्रेशोल्ड से ज़्यादा वाली अपीलें हैं उनको
डायरेक्ट वो कर दिया, मूव कर दिया, कमीशन अपील के पास से फाइल चले गई ट्रिब्यूनल के पास, ठीक है ना, उसका कट ऑफ। अगेन आज भी तो अभी यही है कि अब मेरी वो छोटी अपील हाई कोर्ट के अंदर है, कुछ अपील जो कि कमीशन अपील के पास जानी थी वो ट्रिब्यूनल के अंदर मौजूद हैं। तो अब आज भी तो एक कट ऑफ होना चाहिए, मेरे केसेस को वापसी आए, हाई कोर्ट से वापसी ट्रिब्यूनल में आए, हाई कोर्ट से कमीशन अपील के पास आए। तो इसका मैकेनिज्म पूरे फाइनेंस बिल के अंदर मिसिंग है। देखिए इसका मैकेनिज्म तो वैसे फाइनेंस बिल में हो भी नहीं सकता। आपको याद होगा जब ये हुआ था तो इस पर डिसीजन आए थे कि अगर के फाइनेंस बिल के इनेक्टमेंट से पहले, यानी कि फाइनेंस एक्ट के इनेक्टमेंट से पहले रादर, अगर के कोई अपील कहीं फाइल कर दी गई है तो वो फिर वहीं रहेगी, वरना फिर आप उसको नई जगह करेंगे। तो मेरे ख्याल में आज भी यही होगा, ये इसका डिसीजन जो है ना कोर्ट्स ने लेना है। और अगर पिछले साल की ही प्रेसिडेंस को कॉपी करें तो ऐसा ही होगा कि अगर फॉर एग्जांपल आपकी आज 15 तारीख कोई डिसीजन आता है, कोई 15 जून को आता है, जिसके आपके पास 15 जुलाई तक आपके पास क्वेश्चन है कि आप अपील फाइल कर दें, तो अब आपको आज की तारीख में मतलब बी और कॉल, मगर मेरा अपना ख्याल है कि ये उसी तरह से, यानी कि इट विल बी कंसिडर्ड एज इफ द न्यू मेजर्स, न्यू प्रोसीजर हैज नॉट बीन अनाउंस्ड। आपको या तो वो उसकी जो लिमिट्स के हिसाब से या तो कमीशन अपील के पास जाना पड़ेगा या ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा, वापसी आना पड़ेगा, इसका मतलब है ये अब आज की तारीख पर तो वही होगा, वो वही होंगे आज की तारीख। एटलीस्ट। अगर FBR कहता है कि नहीं ये जो, क्योंकि मैंने एक व्यू सुना है ये कल से आज तक कि जो केसेस वहीं पे हैं वो वहीं पे रहेंगे। अगर ये केसेस वहीं पे रहते हैं तो हम देखते हैं कि सेक्शन 131 के अंदर जो क्वेश्चन ऑफ लॉ, मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ को भी चेंज किया, वहाँ पे क्वेश्चन ऑफ लॉ ही आ गया, मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ हट गया। अब जो आज की डेट में मेरे कमीशन अपील वाली अपील्स जो डायरेक्ट हाई कोर्ट में गई हुई है, वहाँ तो फैक्चुअल कंट्रोवर्सी है, वहाँ तो मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ है। तो आज के बाद तो कोर्ट, इस फाइनेंस एक्ट के बाद कोर्ट तो अब मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ को नहीं सुनेगा, तो ये केस तो बहरहाल भेजना पड़ेगा वापसी। देखिए मगर ये तो कोर्ट की डिस्क्रिप्शन होगी ना। देखिए ये तो कोर्ट, यानी कि लॉयर विल हैव टू रिक्वेस्ट द कोर्ट। डेफिनेटली इसका जवाब जो है वो फाइनेंस बिल के अंदर प्रोविजन में तो कहीं नहीं डाला जा सकता ना कि किस इशू को कोर्ट ने वापस भेजना है, कोर्ट ने नहीं भेजना है। आई थिंक जो नॉर्मली होता है कि अब जो लॉयर्स हैं वो जाके इसको प्लीड करेंगे कि जी ठीक है, इस पर तो डिसीजन आना नहीं चाहिए, या फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी, या फॉर द सेक ऑफ जैसे कहते हैं कि फेयरनेस, इसको वापस भेज दिया जाए। तो मगर ये कि ये कोर्ट्स ने डिसाइड करना है डेफिनेटली, इस पे कोई शायद फाइनेंस बिल में शायद मेरे ख्याल से कुछ आ नहीं सकती। ठीक है, इसी से मैं रिलेटेड एक सवाल और भी करता हूँ। हमने पिछले 10 साल देखा सस्पेंशन वाला केसेस जो है ना, ये चूँकि बहुत बड़ा एक इशू है सस्पेंशन वाला, सारी फर्म्स के पास ये इश्यूज मौजूद हैं। आज से 2 साल पहले जाएं तो ये सस्पेंशन ऑर्डर डायरेक्ट अपीलेबल होते थे ट्रिब्यूनल के अंदर। पिछले साल इसको कर दिया कि जो सस्पेंशन ऑर्डर है वो अपीलेबल होगा, चीफ कमिश्नर के पास जाता था और वो वहाँ से होता था, मॉडिफाई होता था, वहाँ से सस्पेंशन होती थी, रजिस्टर होती थी। इस साल इन्होंने कुछ ये अजीब व गरीब सी एक उसके अंदर वो चीज़ डाली है कि सस्पेंशन होने के बाद 15 दिन के अंदर अंदर जो है वो कमिश्नर आपसे जो है ना वो जो रिक्वायरमेंट्स होंगी वो आपसे लेगा और फिर कमिश्नर डिस्पोज करेगा। अगर वो फैसला नहीं होता है तो उसके बाद फिर ये आगे अपील में जाएगा। मतलब ये बात कुछ समझ नहीं आई, सस्पेंशन होने के बाद क्यों? मतलब मुझे तो प्री सस्पेंशन नोटिस आना चाहिए और मुझे बताना चाहिए कि इस रीज़न की वजह से मेरी सस्पेंशन होने जा रही है। ये तो बिल्कुल खाली है उस जगह पे, सीधा सस्पेंशन के बाद 15 दिन के बाद जो है ना वो कमीशन नोटिस इशू करेगा। देखिए हुआ ये है कि बारहा FBR ने अपील्स में हम देखते हैं कि जो स्टैंड लिया वो ये लिया कि जी अगर फॉर एग्जाम्पल कहीं कोई फ्रॉड हो रहा था, कोई गड़बड़ हो रही थी और वो इतनी बड़ी थी कि मैं अगर नोटिस निकालता और वो जवाब देता तो मेरे पास एक्शन का टाइम निकल चुका होता, तो मुझे तो देन एंड देयर जो है ना, जिसको कहते हैं कि शटर गिराना था। तो ये बारहा इन्होंने ये लिया है कि सस्पेंशन जो है ना वो तो हमें इंस्टेंट हम करते हैं, उसके लिए नोटिस हम नहीं दे सकते। मगर ये है कि ब्लैक लिस्टिंग के लिए डेफिनेटली है। और आपको शायद पता होगा कि वो पिछले दिनों जो है ना हाई कोर्ट में काफ़ी एक केस के अंदर काफ़ी ज़्यादा इस पर डेलिब्रेशन हुई थी और मेरे ख्याल में उसके बाद ही ये जो चेंजेस आए हैं और खासतौर पर चीफ कमिश्नर की पावर ख़त्म कर दी गई और फिर वो अपील के थ्रू जाएगा। तो मेरे ख्याल में आई थिंक कि यहाँ तक तो बात नज़र आती है कि चेन ऑफ इवेंट्स बताते हैं कि ऐसा ही हो। तो मतलब ये कि मतलब विदाउट नोटिस आप कह रहे हैं कि सस्पेंशन हो जाएगी, उसके बाद सस्पेंशन और ब्लैक लिस्टिंग के दरमियान जी जी बिल्कुल जी उसमें प्रोसीड होगी। जी ठीक है ठीक है। अच्छा आसिफ साहब, अब थोड़ा सा हम आते हैं, हमने लास्ट डिस्कशन में फाइनेंस जो टैक्स लॉ अमेंडमेंट बिल आया था जहाँ पे नॉन फाइलर्स के लिए उन्होंने
कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई दी और फिर 4-6 महीने वो देखा, शायद वो अप्रूव नहीं हो सका या उन्होंने अप्रूव करना नहीं था। अगेन उन्होंने ये सारी की सारी कि गाड़ी ख़रीदने में पाबंदी लगा दी, बैंक अकाउंट खोलने में पाबंदी लगा दी, सारी पाबंदी लगा दी। अब तो मेरा सवाल ये है कि मतलब ऑलरेडी ये पाबंदियाँ ऑलरेडी अगर हम देखें सेक्शन 114A(b) के अंदर ऑलरेडी मतलब बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन मौजूद हैं कि अगर नॉन फाइलर होगा तो उसका बिजली का कनेक्शन, गैस का कनेक्शन, उसके बैंक अकाउंट बंद कर दिए जाएँ, उसकी फ़ौरन ट्रैवलिंग उसकी बंद कर दी। ऑलरेडी ये 2 साल से ये प्रोविज़न मौजूद है। इस पे तो हमने कोई भी नहीं देखा। एक दफ़ा ही शायद वो सिम बंद हुई और वो 24 घंटे में वो सिम किस तरह से खुल गई, ये तो आपको मालूम ही है। तो क्या ऑलरेडी प्रोविज़न इतने सारे होने के बाद भी इसका लाना, इसके पीछे क्या मकसद है, या अगेन ये अप्रूव नहीं होगा, आप कहते हैं? नहीं, अप्रूव तो चले हो जाएगा। बात सारी ये है कि इसमें जो मुझे जो समझ में आ रही है वो ये कि बाज़ औक़ात जब गवर्नमेंट को या ब्यूरोक्रेसी को कोई काम नहीं करना होता तो वो उसको इतना मुश्किल बना देते हैं कि फिर अल्टीमेटली ये लॉ तो आएगा मगर इम्प्लीमेंट नहीं होगा, इसमें केओस फैलेगा, डिबेट्स होंगी, लोग कोर्ट्स में जाएंगे। अब इसकी एक बड़ी एक स्टेडी और एक मेच्योर्ड अप्रोच हो सकती थी, वो ये हो सकती थी जिस तरह अदनान ने भी कहा कि पिछले 5-10 सालों में तो विदहोल्डिंग के नॉन फाइलर का डेटा मौजूद है ना आपके पास। तो अगर किससे प्रॉपर्टी खरीदी है जो कि नॉन फाइलर था, आप ठीक है आप कह रहे हैं कि आगे से वो नहीं खरीदेगा, भाई अगर ठीक है ना खरीदे, अच्छी बात है, नहीं खरीदना चाहिए उसको, मतलब स्टेट को अलाउ नहीं करना चाहिए। बट बात यह है कि अब सारी जो एफ़र्ट्स हैं या जितनी एनर्जी है वो सारी इसके, इसलिए कि ये लॉ जिस तरह का लेके आए, इट विल बी अ नाइटमेयर टू इम्प्लीमेंट इट। अच्छा, अब जब ये मतलब म्यूचुअल फंड वाले को डिसाइड करना है कि ये बंदे के पास, एलिजिबल पर्सन के पास इतना कैश इक्विवेलेंट है कि नहीं है, वो कैसे रियल टाइम पे उसकी एक्सेसिबिलिटी होगी, वो कैसे उसको डिसीजन मेकिंग होगी, गाड़ी वाले को, बेचने वाले को चेक करना है, रजिस्ट्रार और प्रॉपर्टी को रियल टाइम पे चेक करना है उसकी वेल्थ में इतनी जगह थी या नहीं थी। अब ये एक नाइटमेयर होगा मेरे हिसाब से। अब होगा क्या कि जब ये लॉ आएगा और उसको इम्प्लीमेंटेशन पे सारी एनर्जीज फोकस होंगी, उस पर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आएंगे, तैयारी जिस तरह जितने और मेजर्स में ट्रैक एंड ट्रेस हो गया, पॉज हो गया, ये इन्वॉइसिंग हो गई, हमें पता है कि चीज़ें अनाउंस हो जाती हैं, इम्प्लीमेंट मतलब लॉ में लेके आ जाते हैं, बैक एंड पे तैयारी नहीं होती। एज अ रिज़ल्ट वो पूरा जो 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 उसकी अच्छी बातें भी होती हैं वो भी पीछे चली जाती हैं। तो आई थिंक ये भी जिस किस्म का मेजर है, थ्योरी में बहुत अच्छा है, बट प्रैक्टिकली जब ये इम्प्लीमेंट होने जाएगा तो ये सीज़ हो जाएगा, जैम कर देगा सारे पूरे सिस्टम को या प्रोसेस को। और आइडियली जो चीज़ें होनी चाहिए, आप मुझे बताएं कि क्या प्रॉपर्टी का डेटा एफबीआर के पास नहीं है? क्या कमर्शियल यूटिलिटी कनेक्शंस जिसके डिसकनेक्शन के पावर भी हैं, और आज से नहीं पिछले 10 साल से पड़े हुए। तो आज अगर कोई फैक्ट्री है जो एक गैस पे और बिजली की कनेक्शन ले के आज फैक्ट्री चला रही है, उसको आप बंद नहीं कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि एक छोटा आदमी म्यूचुअल फंड का यूनिट खरीदने जाएगा तो हम उसको देखना शुरू कर देंगे, उसके अंदर ये करना शुरू कर देंगे, उसको ये करना शुरू कर देंगे। तो प्रॉब्लम जब इतना बड़ा है, इस प्रॉब्लम के अंदर बड़े टिकट आइटम को जो आसान तरीके से आप उसको हैंडल कर सकते हैं, उससे आप तवज्जो हटाने के लिए ये चीज़ को आप लेके आ रहे हैं जिससे सारी एनर्जी जो है वो दूसरी तरफ, जैसे फॉर एग्जांपल को याद होगा वो CNIC का रिटेलर वाला शुरू किया था जब्बर साहब ने। अब उस वक्त भी मेरी ये पॉइंट ऑफ व्यू, ये सजेशन थी कि आप 35 लाख 36 लाख के जत्थे को आप छेड़ रहे हैं। अब हुआ क्या कि ना वो इम्प्लीमेंट हुआ और शोर शराबा हो गया। आप पीछे से चलें, मैन्युफैक्चरर या कमर्शियल, उससे आगे 2000 लोग बैठे हुए, उसके आगे 10,000 लोग बैठे हुए, उसके आगे 35 लाख लोग बैठे हुए। तो आप पीछे से चलें और इस तरह से करें कि जहाँ आपका मसला बड़ा हल हो जाए या बड़ा चंक ऑफ द मसला हल हो विद द लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड लेसर अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज ऑक्यूपाइड। अब ये वाला जो लॉ है, मतलब अगर अप्रूव तो हो जाएगा, जब अप्रूव होगा और जब इम्प्लीमेंटेशन में जाएगा तो हम भी यहीं बैठे हैं, आप भी यहीं बैठे, देखिएगा। अप्रूव हो जाता है तो इसमें सिर्फ खाली हम सोचने बैठे हैं, मगर इसकी इम्प्लीमेंटेशन को अभी म्यूट किया हुआ है। इसको उन्होंने भी वो ऐसे ऐसे जिस तरह वो कह रहे हैं कि हम डेट्स नोटिफाई करेंगे, बट वी ऑल नो दैट कि किसी दिन प्राइम मिनिस्टर साहब या IMF या किसी के मीटिंग में ये डिसाइड होगा कि भाई ये क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हुआ, तो एकदम एक नोटिफिकेशन आएगा कि ये 1 महीने में इम्प्लीमेंट हो जाएगा। वही जैसे वो इंटीग्रेशन वाला हुआ। अब वो फिर ये जब इस तरह इम्प्लीमेंट होगा ना और बैकअप पे कुछ नहीं होगा, तो जिस तरह वो 7E के चक्कर में, आपको याद है 7E में उन्होंने वो 236C के साथ मशरूत कर दिया कि वह ट्रांसफ़र नहीं होगी जब तक 7E नहीं होगा। अब उसमें वी ऑल नो दैट कि कितने मसले हुए, फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के साथ भी मसले हुए।
तो अब ये चीज़ें अब मतलब इसमें गाड़ी नहीं खरीद सकता, रिक्शा खरीद सकता है, बस नहीं खरीद सकता, फला खरीद सकता है, मतलब इसमें इतने चक्कर हैं, इसमें पब्लिक लिस्टेड कंपनी है उसके ऊपर नहीं है, कैश विड्रॉल ये कर सकता है, ये नहीं कर सकता। द हेल ऑफ द प्रैक्टिकल इशूज विच विल अराइज एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट जो ये इनकी जो मुझे लगता है कि जो करंट चेयरमैन साहब है ये इनका फ्लैगशिप प्रोग्राम है कि इनकी जो ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का ये अंदर ये बहुत बड़ा एरिया है जो इन्होंने स्टेट ऑफ द पाकिस्तान को सेल आउट किया है कि दिस विल बी अ गेम चेंजर। पर्सनली आई बिलीव इट विल नॉट बी फॉर द रीज़न दैट कि इसकी गेम चेंजर के लिए ऑलरेडी इनके पास इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज अवेलेबल। मुझे आप बताएं ना कि आज से 5 साल पहले बैंकों ने मुआहिदा कर लिया पीआर से और सारी बैंकों की इन्फॉर्मेशन इनके पास है, सारी करंट अकाउंट की इन्फॉर्मेशन के पास है, कैश विड्रॉल एक्स अमाउंट से ऊपर विड्रॉल की सारा डेटा इनके पास है। उस डेटा का आज वो क्या कर रहे हैं? अब नए बैंक अकाउंट के ऊपर आप बंद कर रहे हैं, ठीक है, नहीं होना चाहिए, मगर पीछे आपने क्या किया? जब इतने बड़ा आपके पास इंफॉर्मेशन थी और एवेन्यूज़ अवेलेबल थे, आपके पास रिसोर्सेज हैं, उसको जब नहीं कर, तो ये बेसिकली जो मैं बार बार मुख्तलिफ जगहों पे कहता हूँ कि जो जिस किस्म के ये प्रोविजंस जब लेके आते हैं इससे आई थिंक कि अंदर दिल में नीयत होती है कि करना नहीं है, उसको करने के लिए कानून और इसके इम्प्लीमेंटेशन को इतना मुश्किल बना दें कि उनको भी पता है कि ये जैम हो जाएगा, जब जैम हो जाएगा तो कुछ नहीं हुआ। तो एज अ रिज़ल्ट ऑफ द दैट जो पूरी एक माफिया है जो कि इस नॉन टैक्स सिस्टम में बैठी हुई है, एक्चुअली वो इंजॉय करते रहेंगे सारी चीज़ों को कि यार हुआ तो कुछ नहीं। तो आई थिंक ये मुझे तो एक पर्पसफुली डिज़ाइन ये उस माइंडसेट को रिफ्लेक्ट करता है कि करना नहीं है मगर काम मुश्किल बना दो तो ना हो। बिल्कुल इसी से मैं बात करूँगा। एक और बड़ी प्रोविज़न जो एक पहली दफ़ा मतलब बड़ा हमको दिखा, जो 122(9) की जो प्रोविज़न थी, जहाँ पे एक ऑफिसर के पास असेसमेंट शोकॉज के बाद 180 दिन का टाइम था कि 180 दिन के अंदर ऑर्डर पास करना है। तो यकीनन देखा कोर्ट के अंदर ट्रिब्यूनल में डिसाइड होने शुरू हो गए। 180 डेज से पहले वो ऑर्डर, 180 डेज के बाद ऑर्डर वो पास हुए होते थे। तो अभी इस पूरे एक साल में अगर हम देखें, जजमेंट देखें, तो बहुत सारी जजमेंट है कि जहाँ पे कोर्ट ने, ट्रिब्यूनल ने, बल्कि कमीशन अपील ने भी 180 दिन के बाद अगर ऑर्डर पास हुआ हुआ शोकॉज के 2021 के बाद, तो वहाँ पे रिलीफ दे दिया। इस एक साल में उन्होंने ये देख लिया कि यहाँ पे इनको रिलीफ मिला है, वो उन्होंने प्रोविजन को कर दिया, ख़त्म कर दिया। अब इसके मतलब 180 दिन, अब इसके मतलब 1800 दिन मौजूद है उनके पास कि जब उनका दिल करेगा वो निकालेंगे, उसके असेसमेंट कर लेंगे। तो मगर इससे आई थिंक देखें, अगर जो आपने कहा ना, अपीलों ने कहा कि यार शोकॉज जो है उसका ऑर्डर गलत हो गया इसलिए कि बियॉन्ड स्टैट्यूटरी टाइम उसने किया, अगर असेसमेंट के टाइम से बाहर हो गया वो तो नहीं पकड़ा जा सकता, मगर अगर शोकॉज के टाइम 180 दिन तो नया शोकॉज दे देंगे उस इशू पे। तो आई थिंक ये ठीक है, एक अच्छी चीज़ थी कि आपने एक टैक्स पेयर के लिए एक रखा था कि यार एक शोकॉज आएगा तो ये कोई 6 महीने में या 8 महीने में डिसाइड हो जाएगा, ये 6 साल नहीं चलेगा। अब इसकी मेरिट और डीमेरिट पे बात हो सकती है, बट प्रॉब्लम ये नहीं था। एक्चुअली प्रॉब्लम ये था कि अब 122(5)(6) था जिसके स्कोप के ऊपर आज 2001 के ऑर्डिनेंस को आए हुए और आज हम 2025 में बैठे हुए, 25 साल तो हो गए मेरे ख्याल से। अब 25 साल के अंदर 122(5)(6) किस इश्यूज़ पे होना चाहिए, किस इश्यूज़ पे नहीं होना चाहिए, आई थिंक अभी भी गोल गोल घूम रही है कहानी। वो कुछ कहते हैं, समझते कुछ हैं, अपीलों में जाता है, फिर वापस आता है, फिर गायब हो जाता है। अब मैंने तो 1-2 जगह ये सजेशन दी थी कि ये जो एरोनियस और प्रेजुडिशियल रेवेन्यू उसको डिफाइन कर दें और उसको इन इश्यूज़ पे फोकस करें कि उस इशू पे जिस पे हाई कोर्ट की जजमेंट अगर सरकार के फेवर में है तो वो एरोनियस और प्रेजुडिशियल रेवेन्यू है। इसके अलावा टैक्स ऑफिसर ये खुद ना अपना माइंड अप्लाई करे कि मैं समझता हूँ कि ये एरोनियस है, तो कम से कम इससे ये होगा कि जो फ्लो ऑफ दी एरोनियस असेसमेंट ऑन दी एरोनियसनेस ऑफ दी असेसमेंट वो रुकेगा और ये अल्टीमेटली एफबीआर को फ़ायदा करेगा। तो कोई ऐसा सिस्टम लाना चाहिए था। इस ज़माने में मेरे ख्याल से एक जगह बात भी हुई थी कि आप, जैसे शायद यूएस के अंदर भी है, कि आप रिटर्न के अंदर टैक्स पेयर को कहें कि आपने जो ट्रीटमेंट्स किए हुए उसका एक प्रॉपर डिस्क्लोजर दे दें कि आपने इस इशू पे पोजीशन ली हुई है, पोजीशन लेना मना नहीं है, ताकि अब अच्छा होता क्या है, क्या एक टैक्स पेयर है, 2 टैक्स पेयर है, एक टैक्स पेयर कमिश्नर को अच्छा लगता है, एक बुरा लगता है। जो अच्छा वाला लगता है उसकी असेसमेंट 122(5) है, उसी कंटेंशियस इशू पे 3 साल बाद हो रही होगी, जो बुरा लगता है उसको 1 साल के अंदर हो रही होगी।
तो आइडियली तो ये सिस्टम बेस ही इश्यूज़ को रिटर्न के अंदर इस तरह कैप्चर करें कि वो इश्यूज़ जिस पे ऑलरेडी हाई कोर्ट के जजमेंट या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है सरकार के हक में, तो वो ऑटोमेटिकली वो रिटर्न अमेंड हो जाए। उसके बाद फिर अगर किसी को देखना है तो फिर उसको फिर आप ऑडिट करें या 221 करें। तो ये जो 122 के अंदर ये सारे चक्कर हैं, इससे कोई हासिल नहीं है। अभी टाइम पीरियड है, निकाल दिया, फिर एट द सेम टाइम आप देखें कि वो 214 के अंदर वो 2 साल का इन्होंने टाइम भी मांग लिया या असेसमेंट अगर टाइम लिमिटेशन निकल भी रही होगी खौफनाक तो 2 सी साल चीज़ है। कर दें। तो अब आप ये अमेंडमेंट फिर फर्दर अमेंडमेंट का जो 5+1 वाला कॉन्सेप्ट है, फिर हर आखिरी साल के अंदर आप अमेंडमेंट कर दें, वो भी अगर हाथ से निकल गई तो 2 साल का आपको डोनेशन लेके आ जाएं। मतलब ये एक ना रुकने वाला सिलसिला है, इसको आई डोंट नो। इसमें अदनान साहब, इसमें एक अमेंडमेंट और आई जो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट इन्होंने लास्ट ईयर सेल टेस्ट के अंदर भी इंट्रोड्यूस किया। तो अब इन्होंने उस जो प्रपोज की ये प्रोविज़न के 236G का जो कि इनकम टैक्स की प्रोविज़न है, वहाँ से वो विदहोल्डिंग निकालेंगे, वो इन्फॉर्मेशन लेंगे और फिर सेल टैक्स की बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर पास करेंगे। क्या इनके पास अपना सेल टैक्स में इनपुट आउटपुट और विदहोल्डिंग का डेटा मौजूद नहीं है, जो ये इनकम टैक्स की विदहोल्डिंग इनकम टैक्स की जो डेटा को लेके और फिर सेल टैक्स की बेस्ट जजमेंट करेंगे? तो मतलब ये कुछ क्या बात, मतलब समझ में ना आने वाली बात है ये तो। देखिए, असल बात ये है कि मैं तो समझता हूँ ये एक इंटेलेक्चुअल फेलियर है। इंटेलेक्चुअल फेलियर क्यों? आपको आज ये प्रोविजन लाना पड़ा कि 236G की बेसिस पर मैं क्रॉस मैच करूंगा और आपको बेस्ट जजमेंट करूंगा। इसका मतलब है कि किसी और विदहोल्डिंग प्रोविजन की बेसिस पर अगर जो चोरी हो रही है या नॉन कंप्लायंस हो रही है उसको मैं नहीं पकड़ूंगा। ये प्रोविजन लाने की जरूरत ही नहीं थी। आप एक ऑफिसर हैं, आपके पास इनकम टैक्स का डेटा भी है, एक्साइज सेल्स का डेटा भी मौजूद है, ज्यूरिसडिक्शन भी आपके पास मौजूद है, सिस्टम भी मौजूद है। आपने यहां से देखा उस वहां आपको कंप्लायंस नहीं आ रही है, रिटर्न नहीं आ रही है, आप नोटिस दीजिए और बढ़ जाइए आगे। मगर प्रोविजन लाने की जरूरत क्यों है? ये क्या प्रोविजन अगर नहीं आएगा तो क्या ये प्लीज ऑटोमेटिकली ये आपकी पावर में नहीं थी? तो ये इंटेलेक्चुअल फेलियर है कि आप इस हद तक यहाँ ये तो कहते हैं कि पाबंद हो गए हैं कि कोई चीज आपके पास होगी, लिखी हुई होगी, कोई प्रोविजन होगा, कोई एहसान होगा तो यू विल एक्ट, अदरवाइज यू वोंट एक्ट, दो यू हैव ऑलवेज बीन वेस्टेड विद दीज पावर्स। आज आपने ये कह दिया डिस्ट्रीब्यूटर को पकड़ेंगे, ठीक है, और बिजली की बेसिस पर फॉर एग्जांपल पहले ये भी आपको याद होगा सेल्स टैक्स के जनरल ऑर्डर मौजूद है जिसके अंदर कहा था कि बेस्ट जजमेंट करेंगे हम बिजली की बेसिस पे कि कौन सा यूनिट जो है वो इंडस्ट्रियल या कमर्शियल बेसिस पे चल रहा है और नॉन रजिस्टर्ड है और उसकी कंजम्पशन को देखते हुए हम रजिस्टर करेंगे। कितने लोग रजिस्टर किए उन्होंने? तो ये आई डोंट थिंक कि ये सिस्टम कम से कम इन लोगों से चल सकता है। ये कोई बस एक आखिरी सवाल आपसे, और हमने देखा कि लास्ट मंथ ही ये सेल टैक्स में इंटीग्रेशन वाला मामला आया जिस पर आसिफ साहब के साथ बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव मैंने बात की थी। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस बजट के अंदर कोई ना कोई चीज़ ऐसी आएगी। अभी आज तक वो डेट एक्सटेंड के अलावा उनका कोई ऑप्शन नहीं। आई थिंक तो इन्होंने जो 31 मई थी वो भी शायद एक्सटेंड नहीं की अभी तक। तो अब उसकी क्या मतलब जो क्लाइंटेल जो आपके पास मौजूद है या जो इंडस्ट्री में आप देखते हैं, तो क्या लोग बढ़े कि इंटीग्रेशन करवाने के लिए? देखिए जनाब, मुझे तो एक जो लाइसेंस इंटीग्रेटर है उन्होंने बताया है कि उनकी इन्फॉर्मेशन ये थी, जो कि लॉजिक बात समझ में भी आती है, कि कुछ सेक्टर्स पर ये आना था। पहले एफएमसीजी में था, उसके बाद एक्सटेंड किया जाता ग्रेजुअली। उन्होंने कहा जी, प्राइम मिनिस्टर, उनका कहना ये था कि प्राइम मिनिस्टर साहब को किसी मीटिंग में ये ब्रीफिंग दी गई तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा पूरे मुल्क पर कर दो। अच्छा, अगले घंटे में नोटिफिकेशन निकल आया। अब आप मुझे बताइए, पूरे मुल्क में आप कर रहे हैं तो ये समझ में 709 जो SRO आया था कॉर्पोरेट और नॉन कॉर्पोरेट का, मतलब इसका मतलब ये सब के ऊपर एप्लीकेबल कर दिया सब पे। ये तो देखिए पहले दिन ही वाजे हो गई थी बात, ये सब पे था। क्योंकि जो जिस लॉ की बेसिस पे जो इनेबलिंग लॉ था वो चूंकि उसका टेक्स्ट चेंज कर दिया गया था, तो हमारा ख्याल पहले दिन से था कि ये अब सब पर। मगर बात ये है, पहली बात तो ये है कि देखिए आपके यहाँ कितने लोग ये करा सकते हैं और कितने लोग कर सकते हैं। आप 3 इंटीग्रेटर्स के साथ चल रहे हैं, ठीक है, इनकी क्या कैपेसिटी है? 3 के बजाय इसको 30 कर दें, नंबर 1।
नंबर 2 बात ये है, ज़रा इससे आगे चलें। इस मुल्क में जहाँ देहातों में, रूरल एरियाज़ में 18-18 घंटे की लोड शेडिंग होती है, इंटरनेट आपका चलता नहीं है, आप किस, ये आज ई-बिल्टी और ये मतलब दिस इज़ ऑल एकेडमिक आई थिंक डिस्कशन, ये बड़ा एकेडमिक फीस्ट है हम लोगों के लिए एज प्रोफेशनल्स कि हम ये चीज़ें समझें कि भाई इंडिया से इन्होंने एयरवे बिल को कॉपी कर लिया, बट प्रैक्टिकली मुझे तो लगता नहीं यार 10 साल भी काम हो सकता है। हाँ, अगर आप स्ट्रेटेजिकली चलते, पहले आप कहते कि जी फॉर एग्जाम्पल एनर्जी सेक्टर पहले इंटीग्रेट कर जाएगा, एफएमसीजी कर जाएगा, फला कर जाएगा, फला कर जाएगा, इस तरह आप बड़े टिकट्स को पकड़ लेते हैं ना, जैसे आसिफ भी कह रहे थे, बड़े टिकट जहाँ से आपको रेवेन्यू आता है। अब आपने एक ऐसी चीज शुरू कर दी है जो होनी ही नहीं। आपको लगता है कि ये तारिक रोड पे और ये जो डेंसो हॉल में और बंदर रोड पे जो लोग बैठे हुए हैं ये इंटीग्रेशन कराएंगे? और कब कराएंगे? चले अगर इसको तस्लीम भी करने के बिलफर्स के चले तस्लीम कराएंगे तो कब कराएंगे? और फिर आप ये कार्गो ट्रैकिंग सिस्टम, आपका ट्रेस एंड ट्रैक से क्या हुआ? मुस्तकिल एफबीआर कहता है कि जी चोरी है, चोरी है, चोरी। वेयर इज द सिस्टम? उसमें खुद इतने क्वेश्चन मार्क्स हैं, उसमें खुद इतने क्वेश्चन मार्क्स। तो ये मेरे ख्याल में ये एक चूंकि डोनर एजेंसी का एक प्रेशर होता है, वो आपको एक जिसको कहते हैं, मुझे लगता है जब आप ट्रांच लेने जाते हैं तो आपको चेकलिस्ट टिक करनी होती है कि यार आपने क्या काम कर दिया है, तो ये नोटिफिकेशन निकाल के वो चेकलिस्ट टिक कर देते हैं कि हाँ यार ये काम हो गया है। बट ग्राउंड रियलिटी ये है कि एक्सपेंशन ऑफ टैक्स बेस तो बिल्कुल नहीं हुई है। ये फाटा पाटा में भी जो हुआ है, आई डाउट, अल्लाह करे कैसा हो जाए, बट आई डाउट फाइनेंस एक्ट जब तक आएगा ये रिवर्स होगा। दिस इज अ पॉलिटिकल डिसीजन, दिस इज नॉट टेक्निकल, पॉलिटिकल डिसीजन। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि इस मसरूफ़ पूरी रात के जागे हुए आप लोग हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह, थैंक यू।